हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास एनसीईआरटी क्लास 7 की थर्ड चैप्टर दिल्ली के सुल्तान के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम मुख्यतः दिल्ली के सुल्तानों के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि किस शासक द्वारा दिल्ली सल्तनत का विस्तार कहां तक किया गया। फिर हम खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन व्यवस्था पर भी नजर डालेंगे। अध्याय के आखिर में हम 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत और शासकों द्वारा शासन एवं उनके कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है दिल्ली साम्राज्य। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। पहल तोमर राजपूतों के काल में ही दिल्ली किसी साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला था। हमारा अगला टॉपिक है सुल्तानों के अधीन दिल्ली। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तारीख और त्वारीख फारसी शब्द हैं, जिसका अर्थ एक वचन तथा बहुवचन होता है। इसलिए तारीख एकल एवं सीमित इतिहास को दर्शाता है, जबकि त्वारीख इतिहास के संग्रह को दर्शाता है। त्वारीख का तात्पर्य दिल्ली के सुल्तानों के अधीन प्रशासन के दस्तावेजों से है, जो फारसी में लिखे गए थे। त्वारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधित सलाह भी देते थे। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखा करते थे। त्वारीख के लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे, क्योंकि सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के त्वारीख लेखक मिन्हाजे सिराज ने स्वीकार किया है कि रजिया अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से खुश नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया, क्योंकि मिन्हाजे सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई है, उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी रजिया का शासन करना इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। हमारा अगला टॉपिक है खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के एकजुट के लिए विश्वसनीय सूबेदारों तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान, विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों के सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। खिलजी तथा तुगलक शासक भी बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे
पद दिए जाते थे। पहले वाले सुल्तानों के तरह ही खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तदार या मुफ्ती कहे जाते थे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में लाए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्यों को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। उस समय 3 तरह के कर थे। पहला कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था। दूसरा मवेशियों पर तथा तीसरा घरों पर। इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाकों में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनके अंदर जाने में सुल्तान की सेनाएं असमर्थ थी। इसलिए स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में अभी के उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत को भी मंगोलों का आक्रमण झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को अपनी सल्तनत की रक्षा के लिए एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। हमारा अगला टॉपिक है 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा व्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया था और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर ने जब मुगल साम्राज्य को एकजुट किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।